Hello everyone, this is my 7th PPT presentation by Pawan Tiwari, Unit 5th Nursing Management in Common Childhood Disease। टॉपिक चल रहा है हमारा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एसाइनोटिक का एक टाइप PDA पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था, उसके जो 2 पार्ट्स हैं फर्स्ट और सेकंड वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम इसका जो PDA है इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे और रिमेनिंग जो PDA का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3rd पार्ट ऑफ PDA। देखिए एक बार थोड़ा सा रिव्यू बैक कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जो पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस है एक्चुअली वो होता क्या है। जो डक्टस आर्टरियोसस होता है वो नॉर्मल ओपनिंग होती है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, बट ये नॉर्मल ओपनिंग होती है कब? बिफोर बर्थ। आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टरियोसस 10 to 15 आवर्स के अंदर फंक्शनली क्लोज हो जाता है। अगर किसी भी कंडीशन के अंदर ये क्लोज नहीं हो पाता है और जन्म के बाद यानी आफ्टर बर्थ जो डक्टस आर्टरियोसस है वो ओपन रहता है, इट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच का कम्युनिकेशन है वो भी ओपन रहता है, ब्लड का जो एक्सचेंज है वो भी ओपन रहता है, ब्लड की जो शंटिंग है वो भी ओपन रहता है। तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी अबनॉर्मल ओपनिंग को हम कहते हैं पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस एक नॉर्मल ओपनिंग है जो कि बिफोर बर्थ होती है और आफ्टर बर्थ अगर ये ओपन रहता है तो ये एक अबनॉर्मलिटी है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है और इसकी अबनॉर्मल ओपनिंग के लिए ही हमने एक वर्ड का यूज़ किया है पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तो आज हम देखेंगे पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस के पेशेंट्स में या पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस के बेबी में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस में बेबी शो करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फर्स्ट, some children may be asymptomatic। मोस्ट ऑफ केसेस में हमें देखने को मिलता है कि पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस के बेबी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स बेबी है एसिम्टोमेटिक। बेबी कैसा है? एसिम्टोमेटिक। क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है साइनोसिस का, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द टिश्यूज, बट इस कंडीशन के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है एसाइनोटिक और एसाइनोटिक का मीन्स है कि साइनोसिस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और PDA की पैथोफिजियोलॉजी में भी हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है, लेकिन वो सारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है और वापस ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेट होकर वापस एरोटा में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी जो बॉडी के अंदर, ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड है, यानी बॉडी के जो टिश्यूज तक जो ब्लड पहुंच रहा है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेन है वो मिक्सिंग ब्लड का नहीं है, वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाँ, लेकिन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जरूर रिड्यूस हो गया है क्योंकि उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा लेफ्ट टू राइट शंटिंग के थ्रू पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, लेकिन ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए यहाँ पर हमें साइनोसिस का साइन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर हमें बेबी एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट साउंड, जब पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस से ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट होती है आफ्टर बर्थ तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होती है
वो टाइप ऑफ साउंड है मरमर साउंड, और उस मरमर को हम मशीनरी मरमर और गिब्सन मरमर कह सकते हैं, जो कि हमें एट सेकंड थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप को सेकंड थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के वहाँ जब आप रखोगे तो आपको पीडीए के अंदर मरमर साउंड सुनाई देगी। और ये जो मरमर साउंड है मशीनरी साउंड है, लाइक मशीन की तरह, जब मशीन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी तरह यहाँ भी हमें साउंड देखने को मिलती है। इसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है मशीनरी मरमर, एंड अनदर नेम इज गिब्सन मरमर, जो कि हमें स्पेशली देखने को मिलती है किसके अंदर, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस में। पोजीशन आप ध्यान रख सकते हैं, सेकंड थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। अगर आप स्टेथोस्कोप को इस लोकेशन पे लगाएंगे तो आपको ये मरमर साउंड सुनाई देगी पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस में। नेक्स्ट, टैकीकार्डिया। हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या रीज़न हो सकता है? पल्मोनरी आर्टरी पर लोड बढ़ रहा है, क्योंकि अरोटा का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। जब अरोटा से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो ये मान के चलिए पल्मोनरी लोड बढ़ेगा, लंग्स का काम बढ़ेगा। पल्मोनरी लोड बढ़ेगा, इट मीन्स हार्ट का वर्क बढ़ेगा। हार्ट का वर्क बढ़ेगा, इसका मतलब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हमको देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ चुकी है, हार्ट को यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अमाउंट ऑफ ब्लड जितना हार्ट से बाहर जाना चाहिए था वो उतना जा नहीं पा रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हार्ट अपने वर्किंग लोड को बढ़ा रहा है, जिस कंडीशन में हमको साइन देखने को मिल रहा है टैकीकार्डिया। नेक्स्ट है डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को इसमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग है, जिसके कारण एरोटा से हाई प्रेशर से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और जब कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड शंटिंग होकर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा तो ये मान के चलिए कि एरोटा के थ्रू बॉडी में जाने वाला ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसका अमाउंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। जब एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसका अमाउंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिस्पनिया वाली कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है, बट साइनोसिस इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वाटर हैमर पल्स, जिसे हम कोरेगन पल्स भी कहते हैं। वाटर हैमर पल्स, कोरेगन पल्स और कोलैप्सिंग पल्स, इसका एक अनदर नेम भी है कोलैप्सिंग पल्स। अब इसे कोलैप्सिंग पल्स क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है, या ये वाटर हैमर पल्स क्या होती है, तीनों नेम एक ही है। अ पल्स दैट इज फोर्सफुल, जब आप इस पल्स को फील करेंगे तो जो आपको फील होगा, अ पल्स दैट इज फोर्सफुल एंड देन सडनली कोलैप्स, यानी हमने पेशेंट की पल्स को फील करा, एक समय हमें फोर्सफुली एक पल्स फील हो रही है, बीट हमें आ रही है उसके अंदर, बीट हम पकड़ पा रहे हैं उसकी, फोर्सफुली हमको फील हो रही है, देन सडनली वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो बीट आना बंद हो जाएगी, कोलैप्सिंग हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इस टाइप की पल्स को हम कहते हैं वाटर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, कोरेगन पल्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है तीनों, बट कंडीशन एक ही है, यानी ऐसी पल्स जो हमें एक समय फोर्सफुली फील हो और सडनली कोलैप्स हो जाए, सडनली वो फोर्सफुल होना बंद हो जाए, ऐसी पल्स को हम वाटर हैमर पल्स कहेंगे, जो कि हमें स्पेशली देखने को मिलेगी इसमें पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस में। नेक्स्ट, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन। अब ये बहुत सिंपल सी थिंक है, जिसको पैथोफिजियोलॉजी पता है वो इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है कि रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन कैसे होगा। एरोटा से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में आएगा तो पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी की कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड किस में जाने लगेगा, लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, एक समय बाद पल्मोनरी आर्टरी बार बार डैमेज होने लग जाएगी, उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होने लग जाएगी, वो फाइनली किसको कॉज कर सकती है, अपनी
रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, उसका वर्किंग लोड बढ़ चुका है पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स का, तो बार बार पेशेंट के अंदर रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्टिविटीज के समय स्वेटिंग कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। ग्रोथ फेलियर, जनरली ऐसे पेशेंट्स के अंदर ग्रोथ फेलियर देखने को मिलेगी। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पुअर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट एनलार्ज हार्ट साइज, कार्डियोमिगैली, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना है हाइपरट्रॉफी किसकी हो रही है। जब आपकी किसी भी टॉपिक की पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है तो आप हार्ट में ये बता सकते हैं कि इसमें हाइपरट्रॉफी किसकी होगी। जैसे हमने एसआई नोटा का एएसडी और वीएसडी पढ़ा था, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोनों के अंदर आपको पता है कि एंड में जो ब्लड है वो शंट होके आता है लेफ्ट टू राइट, और आकर वो सारा कहाँ पर इकट्ठा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट होती है और ब्लड आके सारा कहाँ पर कलेक्ट होता है, अपना राइट वेंट्रिकल के अंदर। और जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तो वहाँ की मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें देखने को मिलती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिली किसके अंदर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। अभी हमारा टॉपिक क्या है, पीडीए, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, ये ब्लड लंग्स के अंदर जा रहा है और फिर 4 पल्मोनरी वेन इसको लेकर आ रही है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आगे शंट करता हुआ बाइकप्सिट मिट्रल वाल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ब्लड ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है। जब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में अमाउंट ज़्यादा ब्लड में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और जब अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स में स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और इस स्ट्रेचिंग कंडीशन के अंदर हमें फाइनली पैथोफिजियोलॉजी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ओवरऑल जब एक्सरे का व्यू लिया जाएगा तो उसमें हमें कार्डियोमिगैली देखने को मिलेगी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आगे की स्टेज में, लेट स्टेजेस के अंदर हमें लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी भी इसमें देखने को मिल सकती है। और ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो वहीं से एक और चीज़ हमारी निकलती है एरोटा, जो कि ऑल ओवर बॉडी में ब्लड के सप्लाई करने का काम करता है, और उसका कनेक्शन सीधा होता है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आएगा तो ये मान के चलिए एरोटा में भी ब्लड ज़्यादा जाएगा। जब एरोटा में ब्लड ज़्यादा जाएगा तो एरोटा का काम भी बढ़ेगा, और जब एरोटा का काम बढ़ेगा, एरोटा को ज़्यादा ब्लड ले जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। क्योंकि एरोटा का काम क्या है, पहले से ज़्यादा हो चुका है, पहले से इंक्रीज हो चुका है, तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, जो कि हमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के बाद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ढंग से बोल नहीं पाएगा पेशेंट, ठीक है, जनरली वॉइस में चेंजेस हो जाएंगे, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। साइन ऑफ हार्ट फेलियर में ऑल्सो अकर, ये कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है एरोटा के थ्रू, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं पहले होगा रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, फिर होगा पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी से आगे ब्लड नहीं जाएगा, जब पल्मोनरी आर्टरी से आगे ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसको ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण ब्लड, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से पंप होना चाहिए या हार्ट में सर्कुलेट होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है ये स्टॉप हो जाएगा, और फाइनली रिजल्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं हार्ट फेलियर।
तो ये है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस पीडीए। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। अब पीडीए वाले पेशेंट के अंदर हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट है, ये बेबी जो है किस डिजीज से अफेक्टेड है, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस से। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कार्डियक एग्जामिनेशन। और कार्डियक एग्जामिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि हमें हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड। और वो हार्ट साउंड कैसी होगी? गिब्सन मरमर, मशीनरी मरमर, मरमर साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के वहां पर स्टेथोस्कोप को रख के हम उस हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। तो ये हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला करना पड़ेगा, कार्डियक एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम मशीनरी मरमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस का हो सकता है। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे। आपको पता है हाइपरट्रॉफी किसकी होगी? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और एक्सरे के अंदर हमें कार्डियोमेगली देखने को मिलेगी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपने आप में बड़ा हो जाएगा तो हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर ओवरऑल हार्ट का साइज बड़ा देखने को मिलेगा, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कार्डियोमेगली। तो ये हमें चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ईसीजी। ईसीजी के थ्रू हम लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2D इकोकार्डियोग्राफी। हार्ट डिफेक्ट का साइज क्या है, यानी पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस का साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसमें ब्लड की शंटिंग कहाँ से कहाँ पर हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है। यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के डिफेक्ट को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2D इकोकार्डियोग्राफी का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम डिफेक्ट की साइज, लोकेशन और उसकी ब्लड शंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन यूज करते हैं हम, वो है 2D इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये दो जगह काम आता है, किसी भी डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और किसी भी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कार्डियक कैथेटर के थ्रू डाई इंसर्ट करोगे तो विजुअलाइज मेथड के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर कौन सी अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डाई आपको उस इमेज के अंदर ये व्यू कर देगी कि कहाँ पर अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो पहला इसका यूज हो गया उस किसी भी अबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने में, और दूसरा किसी भी अबनॉर्मलिटी को ट्रीट करने के लिए जब आप कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट करोगे तो ऐसे किसी भी स्टॉप करने वाले या ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो, ऐसे किसी भी मैश यानी जालीनुमा प्रोडक्ट्स का आप यूज कर सकते हो कार्डियक कैथेटर के थ्रू, जिसके थ्रू वो ओपनिंग क्लोज हो जाए, उस ओपनिंग को आप क्लोज कर दो। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू आप किसी भी अबनॉर्मलिटी को ट्रीट भी कर सकते हैं और किसी भी अबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, मरमर साउंड सुन सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं, ईसीजी, हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं, अबनॉर्मल रिदम देख सकते हैं, 2D को, डिफेक्ट का साइज, लोकेशन, ब्लड शंटिंग का पता लगाया जा सकता है, एंड लास्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं। यह है हमारा डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन किसका? पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। फर्स्ट थिंग, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस इन स्मॉल साइज may not require treatment or it may close without treatment spontaneously। कुछ केसेस के अंदर देखने को मिलता है कि बिना किसी इंटरवेंशन, बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन, बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस अपने आप ही क्लोज हो जाता है। वैसे नॉर्मली इसकी क्लोजिंग 10 to 15 आवर्स में होनी चाहिए, बट अगर ये नहीं हो पाता है तो कुछ कंडीशंस में ये कुछ समय बाद अपने आप ही क्लोज हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है। हमें इसके लिए कोई मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट
अगर ये ऐसी कंडीशन में अपने आप क्लोज नहीं होता है तो फिर इसके लिए हमें मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, और हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल्स रहते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें है इंडोमेथासिन, इंडोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि मेनली हम पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर यूज करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी स्टोरी को आपको समझना पड़ेगा। बिफोर बर्थ पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है, और बिफोर बर्थ इस डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी यानी इसकी ओपनिंग को लगातार एज इट इज बनाए रखने के लिए कि कहीं इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ना हो जाए, कहीं ये क्लोज ना हो जाए, इससे ब्लड की शंटिंग होना बंद ना हो जाए, यानी इसकी पेटेंसी को लगातार एज इट इज बनाए रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि लगातार पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी को लगातार बनाए रखने का काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसके कारण बिफोर बर्थ डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी बनी रहती है और ब्लड की शंटिंग उसमें से लगातार होती रहती है। आफ्टर बर्थ की कंडीशन, जिसमें डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि बर्थ के बाद, जन्म के बाद अभी तक डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं हुआ है, तो इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडियन अभी भी प्रेजेंट है और उनका लेवल हाई है। जब प्रोस्टाग्लैंडियंस अभी भी प्रेजेंट है, उनका लेवल हाई है, तो वो डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी को जन्म के बाद भी लगातार बनाए रखते हैं, उसकी पेटेंसी को एज इट इज बनाए रखते हैं, जिसके कारण आफ्टर बर्थ भी डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं होता है और वो कॉज करता है PDA को, पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस को। तो अगर हम बेबी को ऐसी ड्रग दे दें जिससे PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडियंस को इनिबिट कर दिया जाए, उनकी वर्किंग को क्लोज कर दिया जाए, उनकी एक्टिविटीज को रोक दिया जाए, और जब प्रोस्टाग्लैंडियंस को इनिबिट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी के लिए। जब हमने एंडोमेथासिन, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर है, वो ड्रग दी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही इनिबिट होंगे तो उसकी जो डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और एक टाइम बाद डक्टस आर्टरियोसस में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो चुके हैं और धीरे धीरे वो क्लोज हो जाएगा। तो पहला जो मैनेजमेंट है वो है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम इंडोमेथासिन, इंडोसिन यूज करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर may be administered to close up patent ductus arteriosus in premature infant and some newborns. Prostaglandin inhibitor work like with closes patent ductus arteriosus by smooth muscles contraction और vasoconstriction। तो ये स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन में, स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज कर देगा, क्योंकि वैसोडाइलेशन का जो काम है वो प्रोस्टाग्लैंडियंस ही कर रहे थे, और अब हमने एक ड्रग का यूज करा है इंडोमेथासिन, जो कि इन प्रोस्टाग्लैंडियंस को इनिबिट कर देगी, और जब प्रोस्टाग्लैंडियंस इनिबिट हो जाएंगे तो डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी जो है आफ्टर बर्थ एज इट इज बनी नहीं रहेगी, उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और जिसके कारण हमारा डक्टस आर्टरियोसस अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब डोज की बात करें तो इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडोमेथासिन इन 0.1 to 0.25 mg per kg per body weight IV slowly, इंट्रावेनसली स्लोली। तो ये हो गई इसकी डोज। पहला हमारा था मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम यूज करते हैं इंडोमेथासिन, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर है, और प्रोस्टाग्लैंडिन का बिफोर बर्थ अलग रोल है, आफ्टर बर्थ अलग रोल है। बिफोर बर्थ प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होते हैं, जो कि डक्टस आर्टरियोसस की पेटेंसी को लगातार बनाए रखते हैं, और आफ्टर बर्थ प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं, जो कि डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज करने में मदद करते हैं। लेकिन PDA का एक रीज़न ये भी हो सकता है
कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिफोर बर्थ, जन्म के बाद भी लगातार एक अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके कारण पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस की पैटेंसी लगातार बनी हुई है। तो उसकी क्लोजिंग के लिए हम एंडोमेथासिन, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल क्लोजर इज इंडिकेट व्हेन एंडोमेथासिन हैज बीन अनसक्सेसफुल इन इन्फेंट्स। अब हम सर्जरी कब करेंगे? जब पहले हम यूज करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट्स का, और मेडिकल मैनेजमेंट में हमने यूज करी एंडोमेथासिन। अब हमने पेशेंट को एंडोमेथासिन दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं हुआ। अगर एंडोमेथासिन देने यानी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देने के बाद भी उसका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं होता है, तो उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, और आगे की स्ट्रेटेजीज में होता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसके लिए फर्स्ट वन हम देखते क्या कर सकते हैं। इट इंक्लूड सर्जिकल डिवीजन और लाइगेशन। सर्जिकल डिवीजन और लाइगेशन ऑफ द पेटेंट वेसल्स बाय लेफ्ट थोरेकोटॉमी। लेफ्ट साइड की थोरेकोटॉमी, यानी थोरेकोटॉमी का मतलब है थोरेटिक जो कैविटी है उसके अंदर ओपनिंग करते हैं, वहां से ओपनिंग करके डक्टस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस तक पहुंचते हैं, और वहां पे हमारी एक वेसल्स है, यानी जो डक्टस आर्टरियोसस है वो ओपन है, जिसके लिए नाम आया पेटेंट वेसल्स। उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिवीजन, यानी उसको बीच में से कट कर दो और दोनों साइड सूचरिंग कर दो, तो वो क्लोज हो जाएगा। डिवीजन कर दिया, इसका मतलब दोनों के बीच का कम्युनिकेशन क्लोज कर दिया। या लाइगेशन, एरोटा की साइड से उसको लाइगेट कर दो, यानी बांध दो, और पल्मोनरी आर्टरी की साइड से भी उसको लाइगेट कर दो, इसका मतलब बांध दो। जब दोनों साइड से हम लाइगेशन कर देंगे, इसका मतलब दोनों के बीच का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो एक तो हम कर सकते हैं डिवीजन, जिसमें हम उसको अलग कर देंगे बीच में से, तो दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्लोज हो जाएगा। और एक लाइगेशन, दोनों साइड से उसे लाइगेट कर देंगे, बांध देंगे, उससे भी क्या होगा? उनके बीच का कम्युनिकेशन क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ न्यू टेक्निक VATS, विजुअल असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, एक टाइप ऑफ सर्जरी है जिसका नाम है VATS, विजुअल असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। बाय यूजेस अ थोरेकोस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड थ्रू द थ्री स्मॉल incision on the left side of the chest to place a clip on the patent ductus arteriosus। अब ये जो विजुअल असिस्टेंट थोरेकोस्कोपिक सर्जरी है, तो इसके अंदर हम थोरेकोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करते हैं? 3 ओपनिंग यानी 3 इंसिजन, 3 अलग जगह इंसिजन लगाते हैं, थोरेकोस्कोप को इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, चेस्ट के लेफ्ट साइड पे 3 इंसिजन लगाते हैं, थोरेकोस्कोप को इंसर्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं, और जो हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस है उस पर क्लिप लगा देते हैं। क्लिप लगाने के बाद है मतलब है उसको क्लोज कर देते हैं। जहां पर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू थोरे का जो स्कोप होता है उससे विजुअली देखते रहते हैं कि कहाँ पर हैं हम, किस लोकेशन पे हैं, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हमारा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस होता है उस पर क्लिप को प्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिप लगा देते हैं तो दोनों के बीच का सर्कुलेशन क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। वो क्लिप क्या कर देती है? उस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज कर देती है। जब क्लोज कर दिया तो पल्मोनरी आर्टरी और एर्टा के बीच का सर्कुलेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा VATS, विजुअल असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी। नेक्स्ट एंड लास्ट, द डिफेक्ट मे बी क्लोज ड्यूरिंग द कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कार्डियक कैथेटराइजेशन का जो यूज है वो उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है और उस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। एंड लास्ट है कॉम्प्लिकेशंस।
एंडोकार्डियटिस, जो एंडोकार्डियम लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण उसके अंदर एरोटा प्रेजेंट है, एरोटा को भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और एरोटा का जो ये काम इंक्रीज हुआ है, जो उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ब्लड को लेकर जाना पड़ रहा है, उसी को हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। एंड लास्ट, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी आर्टरी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण पहले देखने को मिलेगा पल्मोनरी कंजेशन, और पल्मोनरी कंजेशन के कारण ब्लड आगे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं आ पाएगा, एक समय बाद ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, ब्लड हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, जिस कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट फेलियर। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस PDA की। तो यहाँ पर हमारा जो PDA टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू।